हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और दोस्तों, यूपी डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं 2017 के तृतीय प्रश्न पत्र को, जो कि आपका साइंस का होता है। ये टोटल 25 नंबर का आपका प्रश्न पत्र होता है और इसमें आपको केवल 1 घंटे का समय मिलता है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए। एक बार फिर हम आपको यहाँ पर याद दिला दें कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे 2016 से लेकर 2023 तक के सारे बहुविकल्पीय प्रश्न आपको ऑलरेडी सॉल्व करा दिए गए। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट मौजूद है, तो तुरंत जाकर आप चैनल पर चेक कर सकते हैं। प्रीवियस क्लासेस को अटेंड कर लीजिए, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। अभी आपकी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन की जो ये सीरीज़ है ये स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, ये वीडियोस भी यानी कि ये क्लासेस भी आपको उन्हीं प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी जो आपकी पुरानी प्ले लिस्ट है ऑब्जेक्टिव वाली। ठीक है, तो उसमें ही लगातार आती रहेंगी सब्जेक्ट वाइज। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो आज आपका 2017 का ये तीसरा प्रश्न पत्र है, जो कि आपका विज्ञान का रहता है। ठीक है, इसमें हम ये आपको पता ही चल ही चुका है कि हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट करा चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज नहीं देखी वो तुरंत जाकर प्ले लिस्ट को चेक कर लें। फर्स्ट वाली वीडियो से आप स्टार्ट कीजिए, वहाँ पर आपके ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर जो हमारा सौरमंडल है, इसमें सूर्य के सबसे नज़दीक, ठीक है जी, ये जो सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है ये आपको बताना है। ठीक है, सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह का नाम बता दीजिए। तो आप केवल नाम बता देंगे तो उसमें ही आपको 1 नंबर मिल जाएगा, आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं हुई। तो सौरमंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित जो ग्रह है उसका नाम है बुध। क्या नाम है? बुध। सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं जो एक स्थिर गति से सूर्य की ओर परिक्रमा करते रहते हैं। बुध ग्रह को सूर्य का चक्कर लगाने में टोटल 88 दिन का समय लगता है, ये भी आपको पता होगा। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये भी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो आप बता देंगे बुध ग्रह, और इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानव की जो खोपड़ी होती है, खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की कुल संख्या यहाँ पर आपको बताना है। हमारी जो खोपड़ी होती है ह्यूमन की, ठीक है, उसमें टोटल हड्डियों की संख्या बता देना कि हड्डियों की टोटल संख्या कितनी होती है, कुल कितनी हड्डियां होती हैं मानव की खोपड़ी में। तो मानव की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं आपको बताना है। तो इसमें टोटल कितनी 22 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? उपस्थित हड्डियों की संख्या 22 है। हड्डियों में 8 कपाल की हड्डियाँ और 14 चेहरे की हड्डियाँ शामिल होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। मध्य कान की हड्डियों सहित सिर में 29 हड्डियाँ होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो कान की स्टेपीज हड्डी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि ह्यूमन बॉडी में जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कौन सी होती है, उसका नाम होता है स्टेपीज, जो कि हमारे ईयर यानी कि कान के अंदर मौजूद होती है। और सबसे बड़ी हड्डी यहाँ पर अगर बात करें, चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी के बारे में बात करें, ठीक है, चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी के बारे में बात करें तो होती है मैम्बिल, जो कि सबसे मजबूत हुई है। अगर ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करें, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो वो होती है आपकी फीमर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, कौन सी? फीमर, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। परीक्षा में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, निश्चिंत होकर सारी चीज़ों को ध्यान रखें। ठीक है, कौन सी हड्डी छोटी कौन सी बड़ी है, कुछ भी पूछा जा सकता है परीक्षा में। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 8 है, जो कीट होते हैं, कीट पतंगे। ठीक है, तो कीटों में जो वेस्ट पदार्थ होते हैं, वेस्ट वज्र जिसे बोलते हैं हिंदी में, उन पदार्थों का जो निष्कासन है, ठीक है, वो किस उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है, ये आपको बताना है। तो कीटों में जो वज्र पदार्थों का निष्कासन है वो मेलपीगियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है, कौन सी? मेलपीगियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है। ठीक है, जिसे मेलपीगियन या निसर्ग नलिका भी कहा जाता है। मुख्य उत्सर्जी इंद्रियां होती हैं ये कीटों में। ठीक है, ये शरीर गुहा के रक्त में से उत्सर्जित पदार्थ जो है वो अवशोषण करने के बाद पश्चात उसमें ले जाती हैं, मेलपीगी कोशिकाएं उसे अंत में प्रवाहित करती हैं। हालांकि कशेरुकों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ी वृक्क होते हैं, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं। ठीक है, यानी जो कशेरुकी प्राणी होते हैं उनमें जो मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? वो एक जोड़ी वृक्क होते हैं जिनके द्वारा उत्सर्जन होता है। ठीक, इसके अलावा लेकिन कीटों और अन्य आर्थ्रोपोडीय प्राणियों में क्या होता है? आर्थ्रोपोडा जो संघ के प्राणी होते हैं उनमें शारीरिक सतह से गैस विनिमय इनमें संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, इसलिए उनमें क्या होता है? मेलपीगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं। ठीक, इसके अलावा यहाँ अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट आप यहाँ पर देख लेंगे। प्रश्न संख्या 9 है, किसी एक अम्ल यानी कि एसिड का नाम लिखना है और किसी एक क्षार यानी कि बेस का नाम लिख देना। तो अम्ल का जो यहाँ पर नाम है वो आप देख लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड आप लिख सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, और क्षार में आप लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है आपका 10,
Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता वैलेंसी कितनी है, यहाँ पर आपको बताना है। तो Fe2O3 में लोहे की संयोजकता 3 होती है, जबकि ऑक्सीजन की अगर बात करें तो इसकी संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लोहे की जो संयोजकता होती है Fe2O3 में, ये कितनी होती है संयोजकता, 3 होती है, जबकि ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2 होती है। एक चीज़ और यहाँ पर आपको ध्यान रखना, जो आयरन आपका लोहा होता है ये वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। ठीक है, वेरिएबल वैलेंसी का मतलब है ये दो तरह की वैलेंसी शो करता है। कहीं कहीं पर इसकी वैलेंसी 2 मिलेगी और कहीं कहीं पर इसकी वैलेंसी कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें Fe2O3 में इसकी संयोजकता इस समय, इसकी संयोजकता कितनी है, Fe2O3 में लोहे की संयोजकता इस समय 3 है। ठीक, इसी के साथ इसका परमाणु क्रमांक की अगर बात करें तो परमाणु क्रमांक होता है इसका 26, लोहे का परमाणु क्रमांक होता है 26, ऑक्सीजन का आपको पता ही, ऑक्सीजन का होता है 8। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आपका अब आ जाएगा 11। ठीक है, प्रश्न संख्या 11। ठीक है, जो कि आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। और इसी के साथ ये देख लीजिए, ऊष्मा के संचरण की किस विधि के द्वारा जल गर्म होता है। अगर आप केवल उस विधि का नाम लिख देंगे ना, उस विधि का नाम लिख देंगे, तब भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। आपको इतना सब कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऊष्मा के संचरण की संवहन विधि के द्वारा जल गर्म होता है, अगर आप इतना लिख देंगे ना परीक्षा में, तब भी आपको आसानी से 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप और नीचे ये पढ़ लेंगे तो ये आपके ही काम की चीज़ है। संवहन विधि में होता क्या, ऊष्मा के स्थानांतरण या संचरण की एक विधि है। ये किसी तरल पदार्थ जैसे कि गैस, द्रव्य, प्लाज्मा में अणुओं के समग्र स्थानांतरण, ठीक है, समग्र स्थानांतरण के द्वारा ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। तरल पदार्थों में संवहन ऊष्मा के अंतरण की एक मुख्य विधि है। ठोसों में संवहन संभव नहीं हो पाता है। तो ऊष्मा के संचरण की किस विधि के द्वारा जल गर्म होता है, संवहन विधि के द्वारा। तो दोस्तों ये थी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास। इसी तरह की लेटेस्ट क्लास को चेक करने के लिए या देखने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर आपको मिल सके और सारी क्लासेस परीक्षाओं तक आपको लगातार मिलती रहें। बहुत जल्दी आपको मॉडल पेपर भी सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स से, अपने भाई बहनों के साथ, और भी भाई बहन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकें। आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्ट।